Hello everyone. Welcome back with the थर्ड लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, एंड जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो बात कर ली है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात करी थी स्टार्टिंग में. सेकंड लेक्चर जो था वो मेनली लिगेंड के क्लासिफिकेशंस को लेकर था. ठीक है, लिगेंड की क्लैरिटी, कौन कौन से टाइप के लिगेंड्स होते हैं, अनायनिक में कौन से होते हैं, कटायनिक में कौन से होते हैं, न्यूट्रल में कौन से होते हैं, एंड बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड, डेंटिसिटी के बारे में हमने बात करी. चिलेटिंग लिगेंड्स किन्हें बोलते हैं, फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड्स किन्हें बोलते हैं, या एम्बिडेंटेड लिगेंड्स किन्हें बोलते हैं. सारी टर्मिनोलॉजी से बेसिकली हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे लास्ट टाइम. ठीक है, और एक क्वेश्चंस बेसिकली दिया था रिगार्डिंग लिगेंड ही, कि एक मैचिंग थी. ठीक है, जिसमें हमें मल्टीपल मैच बेसिकली करना था. तो यहाँ उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एंड बढ़ेंगे आगे. आज के लेक्चर में हम लोग कैसे किसी कंपाउंड का नेम हम लोग लिख पाते हैं उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, और क्या क्या रूल्स होते हैं IUPAC के, उनके बारे में बात करेंगे. नाउ यहाँ मैचिंग में अगर बात करें तो फर्स्ट दैट इज़ NO2 माइनस. NO2 माइनस जो है यहाँ पर वो NO माइनस डबल बॉन्ड O और लोन पेयर. तो यहाँ पर नाइट्रोजन एज ए डोनर आइटम मतलब P हो जाएगा. ठीक है, एंड नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है या ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है. तो यहाँ पर इसका आंसर Q भी होगा. देन चिलेटिंग लिगेंड नहीं एक्ट कर सकता है, क्योंकि एक साथ दोनों से डोनेट करके 5 मेंबर रिंग नहीं बना पाएगा. बट एम्बिडेंटेड लिगेंड है, दैट मीन्स S होगा. एंड एट ए टाइम एक से डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेड भी होगा. नाउ ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट इज CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O माइनस. तो यहाँ लोन पेयर है, नाइट्रोजन O माइनस भी है. ठीक है, तो नाइट्रोजन एज ए डोनर भी होगा P, एंड देन ऑक्सीजन एज ए डोनर भी होगा Q. ठीक है, एंड देन फिर ये है एक चिलेटिंग लिगेंड दैट इज़ R. ठीक है, मोनोडेंटेड नहीं है, बाइडेंटेड है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट ये आ सकता है कि सर S भी तो होना चाहिए, कि एम्बिडेंटेड भी तो है. एम्बिडेंटेड का मतलब क्या था, एट ए टाइम एक साइड से डोनेट करें. दो ऐसी डोनर डिफरेंट साइड हों जिसमें एट ए टाइम एक से ही डोनेट करे. तो ग्लाइसिनेट जो है वो प्रेफर करता है कि वो बाइडेंटेड की तरह एक्ट करे, ना कि एम्बिडेंटेड की तरह. मतलब साइमल्टेनियसली वो चाहता है कि मतलब एक दोनों से ही एक साथ बॉन्ड बनाए, ताकि वो 5 मेंबर रिंग जो है बना सके. ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट लिखा जाए इसके बारे में, दैट इज ग्लाइसिनेट -1 डज नॉट एक्ट एज एम्बिडेंटेड ligand because it can make more stable complex by forming रिंग बनाकर वो ज़्यादा अच्छा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना पाता है. ठीक है, तो वो रिंग वाले ऑप्शन के साथ जाएगा, ना कि हमारा एम्बिडेंटेड वाले ऑप्शन के साथ जाएगा. इसलिए हमारा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ग्लाइसिनेट जो है वो एम्बिडेंटेड नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोपाइलिन डायमाइन, जो कि हमारा था CH3 CH NH2 CH2 NH2. ना यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली दो डोनर साइट हैं. नाइट्रोजन ही डोनेट कर रहा है यहाँ पर, दैट इज़ PU होगा. एंड देन चिलेटिंग लिगेंड दैट इज़ R होगा. मोनोडेंटेड होगा नहीं, क्योंकि बाइडेंटेड है, और एम्बिडेंटेड भी नहीं होगा. नेक्स्ट इज़ इमाइड. इमाइड इज़ NH2 पर 2 माइनस. ठीक है, एंड यहाँ पर नाइट्रोजन पे 2 माइनस है, नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है यहाँ. तो नाइट्रोजन इज़ अ डोनर एटम, एंड ये है एक मोनोडेंटेड लिगेंड. तो बेसिकली ये बात हुई हमारी रिगार्डिंग दिस लिगेंड. नाउ
आगे एक दो सवाल और करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लिगेंड जो है वो चिलेटिंग की तरह एक्ट करते हैं कि नहीं एक्ट करते हैं। तो नाउ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच डज नॉट एक्ट एज चिलेटिंग ligand। ऑप्शन ए SS माइनस, ऑप्शन बी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ये है हमारा स्ट्रक्चर लिगेंड का, एंड दैट इज़ नाइट्रोजन पर, दोनों नाइट्रोजन पर यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो कौन कौन से चिलेटिंग लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जो मिनिमम 5 मेंबर रिंग ना बना पाए। तो एक है ऑप्शन ए जो 5 मेंबर नहीं बना पाएगा, दूसरा है ऑप्शन बी क्योंकि ये जब बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन देगा इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि बॉन्ड को थोड़ा सा टिल्ट करके नहीं दिया जा सकता, ये बिल्कुल अपोजिट साइड में है। तो अपोजिट साइड में देने के लिए ये जो ओरिएंटेशन बैठेगा वो हमारा ओड ओरिएंटेशन बैठेगा। तो ये एक ब्रिज की तरह है कि ब्रिज के अपोजिट पोल साइड पर हैं, तो ये चिलेटिंग लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर सकता, बट ब्रिज लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है, मतलब दैट इज कैन एक्ट एज ब्रिजिंग लिगेंड। एंड ब्रिजिंग में दोनों साइड से जुड़ सकता है, मतलब ब्रिजिंग में बाइडेंटेट हम इसको बोल सकते हैं, बट नॉर्मली इसमें अगल बगल में जुड़ने वाली जो टेंडेंसी है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। ना यहाँ आराम से जुड़कर दैट इज़ बाइडेंटेट की तरह एक्ट कर सकता है, यहाँ भी आराम से जुड़कर बाइडेंटेट की तरह एक्ट कर सकता है। बाइडेंटेट मतलब चिलेटिंग लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, select which is or are most stable complex। विच इज़ और आर ना करके विच इज़ मोस्ट स्टेबल, क्योंकि हम वर्ड मोस्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। नाउ ऑप्शन ए NiNH3 होल 6 SO4, B NiEN होल थ्राइस SO4, C Ni SO4, D NiH2O होल 6 SO4। जब इस तरह का सवाल हमारे सामने आता है तो बेसिकली हमें किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना होगा। मोस्ट स्टेबल की बात कर रहा है तो यहाँ पर बेसिकली जो भी लिगेंड बाइडेंटेट की तरह एक्ट करते हैं वो रिंग बनाकर बेसिकली बॉन्डिंग करते हैं, और रिंग बनाने के लिए लिगेंड को क्लोज आना होता है, क्लोज आकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है बेसिकली वो बनता है। तो बाकी सारी कंडीशन अगर सेम होती हैं, दैट मीन्स मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, तो देन फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें चिलेटिंग लिगेंड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा,
क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज करके बॉन्डिंग बना रहा है, तो दैट मीन्स स्टेबिलिटी चिलेटिंग वालों की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मोनोडेंटेड लिगेंड वाले केस में। आई थिंक ये थोड़ी बात क्लियर हो गई होगी। स्टेबिलिटी का कोई ऐसा कोई शार्प क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। हम लोग जनरली बोलते हैं कि कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, कहीं ना कहीं उस कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा आसान होता है। जैसे चिलेटिंग वालों में कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो ईज रहेगा क्योंकि स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, C डबल बॉन्ड O S माइनस C डबल बॉन्ड O S माइनस can act as four options. Option A bidentate, option B chelating ligand, option C ambidentate, option D all of the above। मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश करो, इस स्ट्रक्चर को पूरा एनालाइज करके कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देन फिर आंसर करना है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरह का स्ट्रक्चर अभी जो दिया है हमको, ठीक है, इसमें ये एस से डोनेट कर रहा है, बट ये रेजोनेंस करके क्या बना सकता है, यहाँ पर O माइनस भी बन सकता है। तो कहने का मतलब सिचुएशन कैसी बन जाएगी यहाँ पर कि C डबल बॉन्ड S देन फिर O माइनस। कहने का मतलब दो साइड से डोनेट कर रहा है, बाइडेंटेड तो है ही, ठीक है। एंड चिलेटिंग, क्योंकि बाइडेंटेड मल्टीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो चिलेटिंग होते हैं, और यहाँ एम्बीडेंटेड भी है क्योंकि एक बार S से डोनेट कर रहा है और एक बार ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये ऐसा लिगेंड है जो कि बाइडेंटेड चिलेटिंग तो है ही है, साथों साथ एम्बीडेंटेड लिगेंड भी ये यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये काफ़ी अच्छा सवाल है रिगार्डिंग इस लिगेंड के लिए, क्योंकि इसमें रेजोनेंस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होकर एम्बीडेंटेड की तरह एक्ट कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड homoleptic complex। ऑप्शन A ऑप्शन B ऑप्शन C and option D फाइंड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अपने हिसाब से एनालाइज करो एंड गैस करने की कोशिश करो कि क्या आंसर इसका हो सकता है यहाँ पर। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन डी। बेसिकली होमोलेप्टिक का मतलब होता है कि मेटल के अलावा जो भी लिगेंड हैं वो ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड होना चाहिए। टाइप मतलब एक ही तरह का लिगेंड होना चाहिए, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, देन उसे हम बोलते हैं दैट इज होमोलेप्टिक।
जिनमें दो से ज़्यादा तरह के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो कभी कभी ये होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक की बात कर लेते हैं, तो उस दौरान हमें टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली क्या होता है इन दोनों शब्द का मतलब। ना अब आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। हम कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या होता है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करें तो एक क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर एंड coordination number of central metal in given complex, that is CO NH2 whole twice En whole twice and chlorine। ऑप्शन ए +3,4, पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, बाद में जो लिखा है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। बी ऑप्शन +3,6, सी ऑप्शन +1,4 एंड डी ऑप्शन दैट इज +1,6। एक बार दिमाग में आंसर सोचो कि क्या हो सकता है। नाउ बात अगर हम यहाँ पर करें तो बेसिकली आंसर जो है वो है बी, दैट इज़ +3 एंड 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड के द्वारा बनाए जाते हैं मेटल के साथ, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर En 2 हैं और एक En जो है इथाइलिन डायमाइन 2 बॉन्ड बनाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात अगर यहाँ से हम करें तो 2 लिगेंड मोनोडेंटेड वाले तो 2 × 1 प्लस 2 लिगेंड बाइडेंटेड 2 × 2, तो यह आ जाएगा हमारा 6। इशू क्या है ऑक्सीडेशन नंबर में, बेसिकली यहाँ जो ये लिगेंड है NH2, ये NH2 माइनस की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर पर +1 है, तो कोबाल्ट के लिए अगर हम निकालेंगे दैट इज़ X +2 × -1, En पे कोई चार्ज होता नहीं, इज इक्वल टू +1। तो यहाँ से जो X की वैल्यू निकलेगी दैट इज़ +3। तो मेटल जो है वो +3 में है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। ना कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से डिफाइन होता है, एक दो लाइन लिख लेते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed by a ligand with central metal is called coordination number। बेसिकली गिवन कॉम्प्लेक्स में जितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड के द्वारा बन रहे हैं सेंट्रल मेटल के साथ, ठीक है, बेसिकली वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो बेसिकली मेटल की प्रॉपर्टी है, और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई लिगेंड बना सकता है वो लिगेंड की प्रॉपर्टी है। डेंसिटी जो चीज़ है वो लिगेंड की प्रॉपर्टी है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर is the property of metal।
but denticity is the property of ligand। तो बेसिकली बात क्या है, अगर कोई मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर ही 4 है और उसके साथ अगर कोई EDTA लिगेंड आ जाए, EDTA भले से हेक्साडेंटेड है बट 4 ही पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो मेटल। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि लिगेंड अगर 6 बॉन्ड बना सकता है तो लिगेंड 6 ही बनाएगा। जब मेटल की ही जो पॉसिबिलिटी है वो 4 बॉन्ड बनाने की है तो मेटल के अकॉर्डिंग बेसिकली बॉन्ड बनेगा, ना कि लिगेंड कितने बॉन्ड बना सकता है। तो ये बेसिकली इस पॉइंट का मतलब यही है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं कि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो किस तरह से हमारे पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्म करते हैं। तो अगर हम बात करें Ag+ और Au+ की, तो Ag+ और Au+ जो हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में रहते हैं। एंड Zn+2 की बात करें तो Zn+2 हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाता है। और ज्योमेट्री की भी अगर बात करें हम शेप की, तो वो टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, हमेशा मतलब ये जो है जिंक हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही पाया जाएगा एंड वो हमेशा टेट्राहेड्रल रहेगा। प्लेटिनम+2 और पैलेडियम+2 की अगर हम बात करें तो ये हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में रहेंगे और ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर। ये चीज़ हम गार्ड बांध लें कि ये नहीं भूलना है कि Platinum+2 एंड Palladium+2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर ही रहेंगे, इसके अलावा कोई और केस नहीं रहेगा इसमें। एंड अगर Platinum+4 की बात करें, Platinum+4 और Palladium+4, तो उस केसेस में बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में रहते हैं। Nickel+2 जो है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 दोनों में ही रहता है, दोनों में ही हम बात करेंगे। बट जो Copper+1 है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में रहता है। Copper+2 जो है वो ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में रहता है, कुछ केसेस में प्लस मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी हम देखेंगे। ठीक है, एंड आयरन की बात करें तो दैट इज़ Iron+2 जो है वो 4 और 6 दोनों में रहता है, बट जो +3 है, ठीक है, वो मेनली 6 में ही रहता है। और स्टैंडर्ड की बात करें, Cobalt+3 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में रहता है। Mn जो है Mn+2 वो दोनों में रहता है, 4 एंड 6 दोनों में। Chromium+3 की अगर हम बात करें तो Chromium+3 भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही रहता है। एंड सिमिलरली Scandium+3 भी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही रहता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, अगर ये थोड़े ध्यान रहें तो हमें किसी भी कंपाउंड में थोड़ी सी प्रिडिक्शन वाली जो चीज़ है वो आ जाती है कि इसमें बेसिकली सिचुएशन ऐसी रहेगी ना। ऑन द बेसिस कि जिस तरह से ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इसके अकॉर्डिंग हम बात अगर करें तो मैं कुछ यहाँ रिएक्शन अगर कराऊँ आपसे कि कुछ इस तरह से रिएक्शन है कि Platinum+2 के साथ मैंने क्लोराइड को एक्सेस में डाल दिया है। तो बेसिकली एक्सेस में भी अगर डालता हूँ मैं, तो क्योंकि Platinum+2 जो है वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही बनाएगा, तो कंपाउंड जो बनेगा PtCl4 2- बनेगा, दैट मीन्स। और ये जो होगा ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, भले से हमने क्लोराइड को एक्सेस में डाला बट इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग सिचुएशन रहेगी। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें हम कि Cobalt+3 है हमारे पास और हमने EDTA को यहाँ पर डाला है, तो EDTA के साथ बेसिकली EDTA क्या करेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 था, तो 6 होता है और ये हेक्साडेंटेड भी है, तो ये अकेला जो है वो यहाँ पर अकोमोडेट कर लेगा और यहाँ पर ये आ जाएगा -1, क्योंकि Cobalt+3 और EDTA पर -4। नाउ और भी एग्जांपल अगर हम लें, आप लोग मुझे करके बताओ। Platinum+4 है यहाँ पर एंड प्लस एक मॉलिक्यूल डाइथाइलिन ट्राइअमाइन का लिया है एंड देन फिर अमोनिया को हमने
एक्सेस में लिया है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा। एंड फोर्थ दैट इज़ जिंक +2 के साथ अगर मैं साइनाइड को एक्सेस में लेता हूँ तो फिर क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो डाईईन जो है उसका एक मॉलिक्यूल है जो कि ट्राइडेंटेड होता है। ट्राइडेंटेड ये मॉलिक्यूल है, लिगेंड हमने पीछे देखा है। तो एक तो प्लेटिनम के साथ ट्राइडेंटेड वाला लिगेंड आ जाएगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो 3 हो जाएंगे अमोनिया दैट इज़ NH3 होल थ्राइस, एंड एक मॉलिक्यूल आ जाएगा डाइथाइलिन ट्राइअमाइन का। ये दोनों ही लिगेंड जो है न्यूट्रल हैं, तो बाहर जो आएगा वो +4 आएगा। अगले में जिंक +2 जो है था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है हमेशा +2 में, तो ये बनेगा ZnCN होल 4 एंड यहाँ पर दैट इज़ 2-, और ये रहेगा हमेशा टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से बेसिकली जो है हम लोग मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखकर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से किस सिचुएशन में बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा। ओके, तो नाउ यहाँ पर हमने बात कर ली है लिगेंड्स के बारे में। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं दैट इज़ IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग। नाउ IUPAC नेमिंग की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी सॉल्ट, बेसिकली कॉम्प्लेक्स जो हमारा कंपाउंड है वो एक सॉल्ट ही है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो इस कंपाउंड के नाम के लिए तुम्हारा जो आंसर होगा वो होगा दैट इज़ एल्यूमिनियम सल्फेट। दैट मीन्स यहाँ पर हमने डाई एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट नहीं बोला है, हमने क्या बोला है, एल्यूमिनियम स्पेस सल्फेट। तो कभी भी जब भी हम सॉल्ट का नाम लिखते हैं तो बेसिकली हम एक कटायन स्पेस दूसरा अनायन, मतलब एक कटायन और एक ही अनायन का नाम लिखते हैं। हम कभी डबल ट्रिपल करके वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी चार्ज बैलेंसिंग है वो तो हम क्रिस क्रॉस करके कर लेंगे, मतलब चार्ज बैलेंसिंग जो है वो अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। तो इसलिए बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो भी सॉल्ट का नाम लिखते हैं तो एक कटायन और एक अनायन का ही नाम लिखा जाता है। तो रूल नंबर 1 जो है बेसिकली क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी एक सॉल्ट ही है, तो यहाँ भी हम ये रूल फॉलो करेंगे दैट इज़ नेम ऑफ 1 कटायन प्लस नेम ऑफ 1 अनायन। अब बाहर जो ब्रैकेट के बाहर जो काउंटर आयन होता है उसका नाम तो हम लिख लेंगे। बात मेन ये है कि जो भी कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, जो भी ब्रैकेट वाला पार्ट है उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल जनरल एक मेटल M ले लेते हैं, ये लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड N है और यहाँ कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका अगर हमें नाम लिखना है तो बेसिकली कैसे लिखेंगे। तो नाम में जब भी ब्रैकेट का नाम लिखना हो तो हम सबसे पहले लिगेंड का नंबर लिखेंगे दैट इज़ नंबर ऑफ लिगेंड दैट इज़ डाई ट्राई इस टाइप से। फिर उसके ही एडिशन में मतलब विदा स्पेस के दैट इज़ नेम ऑफ लिगेंड, देन फिर विदाउट स्पेस नेम ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन नंबर। तो बेसिकली नंबर ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन नंबर। ऑक्सीडेशन हमेशा रोमन नंबर में बेसिकली हमको लिखनी है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड तो हम लिख लेंगे, डाई ट्राई वाला चीज़ तो उसमें कोई लोड नहीं है, बट बात यह है कि नेम ऑफ द लिगेंड जो हैं IUPAC में किस तरह से यूज़ होते हैं वो थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है। तो नाउ थर्ड रूल जो है वो लिगेंड को लेकर ही है। अब लिगेंड अलग अलग तरह के हैं, कटायन, अनायन एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अनायनिक लिगेंड के बारे में
तो जब भी अनायनिक लिगेंड यूज़ होता है तो उसका हमें नाम बिगाड़ना होता है। दैट मीन्स अगर कोई लिगेंड 8 से नाम उसका ख़त्म हो रहा है तो उसको हम लोग एटो कर देते हैं। आइड से ख़त्म हो रहा है तो उसका नाम हम आइटो कर देते हैं, और आइड से ख़त्म हो रहा है उसका नाम तो हम लोग आइडो कर देते हैं। तो दैट मीन्स ये इस तरह से सिचुएशन रहती है कि हम अनायनिक लिगेंड्स का, अनायनिक सिर्फ और सिर्फ अनायनिक लिगेंड्स का नाम बिगाड़ देते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लूँ, जैसे CO3 2- कार्बोनेट होता है तो इसको हम यहाँ कर देंगे कार्बोनेटो। ठीक है, सल्फेट होता है SO4 2- तो इसको क्या कर देंगे हम लोग सल्फेटो। साइनाइड होता है दैट इज CN-, तो इसको क्या कर देंगे साइनाइडो। हाइड्रोक्साइड होता है OH-, तो इसे कर देंगे हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, नाउ जैसे हेलोजन के लिए अगर मैं बात करूँ, जैसे Cl-, तो ये होगा दैट इज़ क्लोराइडो। ऑल दो, ठीक है, क्लोरो जो भी है वो भी यूज़ होता था 2004 से पहले की आयुपैक के अकॉर्डिंग। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये वर्ड यूज़ होता था, बट बाद में बेसिकली क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो ये वर्ड यूज़ होने लगे हैं। जैसे अगर Br- की बात करें तो ब्रोमाइडो, ब्रोमो, क्लोरो हमें यूज़ नहीं करने, बट अगर किसी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब यही समझना है। एंड I- का दैट इज़ आयोडाइडो या फिर आयोडो। ना ये कुछ इस तरह से हैं बेसिकली, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अनायन का नाम जो है अनायनिक लिगेंड का वो नाम बिगाड़ देते हैं ना। अब अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल नेमिंग यूज़ करते हैं। जैसे प्रीडीन को प्रीडीन ही लिखेंगे, एंड EN दैट इज़ इथाइलिन डायअमाइन नाम लिखेंगे। या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख देते हैं कि इथेन के 1,2 पर डायअमाइन है, तो ये भी हम नाम लिख सकते हैं। नाउ अगर O2 दिया होगा तो उसे हम नॉर्मली डाई ऑक्सीजन ही लिखेंगे। एंड अब ये है कि अगर अमोनिया एज ए लिगेंड है, ठीक है, तो हम लिखते तो अमाइन ही है, बट अमाइन में AMM जो है वो बेसिकली रहेगा AMMINE। एंड वाटर को हम लोग लिखते हैं, यूज़ करते हैं दैट इज़ एक्वा। तो इनमें और इनमें थोड़ा सा नाम का जो है बेसिकली चेंज होता है। ठीक है, नाउ आगे अगर हम बात करें CO कार्बोनिल को कार्बोनिल ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एंड इसी तरह से नॉर्मल न्यूट्रल लिगेंड्स को हम नॉर्मल नेमिंग ही करते हैं। नाउ कटायनिक लिगेंड जो है दैट इज़ वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे नॉर्मली हमने नाम लिया था। तो जैसे कटायनिक लिगेंड की अगर हम बात करें, कटायनिक में हमने बात करी थी NO+ की, दैट इज़ नाइट्रो सोनियम, एंड एक था हाइड्रोजीनियम N2H5+, दैट इज़ हाइड्राजीनियम। तो ये बेसिकली यूज़ करने होते हैं जब लिगेंड ऐसे कटायन फॉर्म में हो। ठीक है, ये नाम हमने पहले भी लिखवाए हैं, कटायनिक बिल्कुल सेम ही है जैसे पहले लिखवाया गया है ना। ये बात हो गई कि लिगेंड का नाम क्या रहेगा, रूल नंबर 3। ना रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें दैट इज़ प्लेटिनम En2Cl2। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा लिगेंड हो, ठीक है, जिसके नाम के अंदर डाई ट्राई, जैसे इथाइलिन डायमाइन में डाई नाम के अंदर ही आ रहा है, तो जब भी कभी नाम के अंदर डाई या ट्राई जैसी कुछ चीज़ें होती हैं तो फिर हम लोग इनकी फ्रीक्वेंसी बताने के लिए डाई ट्राई यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर कुछ ऐसा ही हो जाएगा
कि किसी का नाम अगर मान लो श्रीनाथ है, किसी का नाम श्रीनाथ है एंड उसको रेस्पेक्ट करने के लिए तुमने श्री ये वर्ड लगा दिया, तो तुम क्या बोल रहे हो, श्री श्रीनाथ। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज ना कर दे कि बेसिकली 2 बार श्री बोला है या क्या। तो बेसिकली रेस्पेक्ट के लिए कुछ और लगाना होगा, क्योंकि जो रेस्पेक्ट वाला वर्ड है, ठीक है, वो बेसिकली नाम के अंदर ही है। मतलब ऐसा नहीं कि रेस्पेक्ट ही ना करें हम, ठीक है, मतलब कुछ चेंज बेसिकली हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर 2 के लिए बिस। तो यहाँ लिखेंगे बिस इथाइलिन डायामाइन। ये क्या हो गया, हमारा लिगेंड का नाम हो गया। नाउ इसके बाद क्या नाम लिखते हैं मेटल का, दैट इज़ प्लेटिनम। एंड देन फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इज रोमन नंबर में यहाँ पर क्या है, +2। ये पूरा ब्रैकेट का नाम हो गया, कटायन का नाम स्पेस क्लोराइड। अच्छा, यहाँ क्लोराइडो मत कर देना, क्योंकि लिगेंड की तरह जब होता है तभी हम लोग ये नाम बिगाड़ते हैं। ये तो काउंटर आयन है जो कि ब्रैकेट के बाहर होता है, तो इसका नाम नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बेस ट्रेस या टेट्राकिस जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि जब नाम में क्या आते हैं, यूज़ बेस ट्रेस टेट्राकिस व्हेन लिगेंड हैव डाई ट्राई इन इट्स नेम, ठीक है। कुछ ऐसे लिगेंड है जैसे ऑक्जुलेट। ऑक्जुलेट जो है, ऑक्जुलेट भले से इसमें डाई ट्राई नहीं है, बट इसके लिए भी बेस और ट्रेस जैसी चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। एक ये हो गया और एक था उसे H2O3 2-, ठीक है। इन लोगों के लिए ये बेस ट्रेस जैसी चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। मतलब बिस ट्रीज जैसी चीज़ें भी यूज़ हो जाती हैं, तो अगर कभी यूज़ होते हुए दिखे तो ऐसा कुछ गलत नहीं मानना है उस ऑप्शन को, ठीक है। तो ऐसे हमारे सामने एग्जांपल आ सकते हैं जिनमें इनके आगे भी बिस ट्रीज लगा हो ना। रूल नंबर 5 दैट इज़ रिगार्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा दिया है CONH3 होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस ब्रोमाइडो क्लोराइडो एंड बाहर है NO2, ठीक है। तो यहाँ क्या है, बेसिकली सारे लिगेंड के पहले नाम लिखे जाएं, दैट इज़ यहाँ है अमाइन, यहाँ पर है दैट इज़ एक्वा, ये है Br- दैट इज़ ब्रोमाइडो एंड Cl- दैट इज़ क्लोराइडो। तो जब भी लिगेंड लिखने हो हमें नाम, तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अमाइन सबसे पहला आएगा, बेसिकली लिखा ही कंपाउंड के अंदर ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है ये, अमाइन पहले, फिर एक्वा, फिर ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो। तो यहाँ अगर हम बात करें तो डेट इज़ डाई अमाइन। अमाइन जो है बेसिकली MM वाला रहेगा, डाई अमाइन, डाई एक्वा ब्रोमाइडो क्लोराइडो, देन फिर कोबाल्ट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो होगा दैट इज़ +3, क्योंकि ये है -1 तो ये है +1, वो हम निकाल सकते हैं। एंड देन फिर आएगा दैट इज़ नाइट्राइट। तो ये होगा नाम जिसमें हमने बेसिकली क्या देखा है कि लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें लिखना है। सो ये हुआ। नाउ अब कुछ एग्जांपल लेकर हम बेसिकली नाम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इज नेम दी फॉलोइंग। आप लोग साथ साथ नाम लिखते चलो, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ वैसे ही आप खुद से उसका नाम जो है बेसिकली लिख लो।
गलत होगा सही वो मैटर नहीं करता, जब तक गलत नहीं लिखोगे तब तक आइडिया नहीं लगेगा कि बेसिकली क्या गलती कर दी है। आयुपैक नेमिंग जो है बेसिकली प्रैक्टिस के बेस पर है, रूल रटने जाओगे तो बहुत परेशान घूमोगे, नाम लिख लिख कर ही पता चल जाएगा कि कहाँ हम गलती कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, आयुपैक ऐसी चीज़ है जो इतना दिक्कतें नहीं देती है, अगर अपने को दिक्कत दे रही है दैट मीन्स अपन ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ हो गया दैट इज़ H2O होल ट्वाइस Cl3 CO NH3 whole 5 NO2 SO4 and then fourth is Zn NH3 whole twice pyridine +2। तो एक बार नाम लिखने की इनकी कोशिश करें, रिकॉर्डिंग को पॉज कर बेसिकली नाम लिखें। नाउ अगर बात करें पहले वाले एग्जांपल की, ठीक है, तो यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, दैट इज़ यहाँ नाम आएगा ट्रेस, पहले 3 इथाइलिन है तो ट्रेस इथाइलिन डायमाइन। अच्छा, इथाइलिन डायमाइन में जो अमाइन है उसको डबल एम नहीं करना है, सिर्फ अमोनिया के उसको करना होता है। नाउ यहाँ पर निकल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2 स्पेस सल्फेट, कटायन का नाम स्पेस अनायन का नाम, और किसी भी सॉल्ट में कटायन पहले होता है, अनायन बाद में होता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम बात करें तो ये अमाइन है, ये एक्वा, तो यहाँ आएगा दैट इज टेट्रा अमाइन डाई एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। तो यहाँ पर बेसिकली टेट्रा अमाइन डाइक्वा एंड क्लोराइड में 3 क्लोराइड नहीं, ना ही क्लोराइड हो, सिर्फ क्लोराइड। फोर्थ वाले में अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो बेसिकली NO2 है, और क्या होता है कि जब नाइट्रोजन मेटल के पास होता है तो नाइट्रोजन एज ए डोनर होता है, बट NO2 O से भी डोनेट करता है, तो अगर ऑक्सीजन डोनर होता तो ONO लिखा जाता। ठीक है, नाइट्रोजन अगर N से डोनेट करता है तो वो NO2 लिखा जाता है, और O से जब डोनेट कर रहा होता है तो उसको ONO लिखते हैं। तो यहाँ पर NO2 है, दैट मीन्स ये N से डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर नाम में क्या चेंज आएगा, दैट इज यहाँ पर 5 अमोनिया है तो पेंटा AMMINE अमाइन, नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, देन फिर सल्फेट। तो बेसिकली यहाँ ध्यान रखना होता है कि नाइट्राइटो N से जुड़ा है तो नाइट्राइटो N, O से जुड़ा हो तो नाइट्राइटो O यूज़ करना होता है। ना नेक्स्ट में यहाँ पर सबसे पहले दैट इज़ डाई अमाइन, एंड नाउ यहाँ पर हम लोग डाइपिरिडीन बेसिकली लिखने जा रहे हैं, बट हमने एक लिगेंड की बात करी थी दैट इज़ बाइपिरिडीन। बाइपिरिडीन जो था वो हमारा पिरिडीन का बड़ा भाई था। ठीक है, तो कहीं अगर हम लोग डाइपिरिडीन वर्ड यूज़ करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग कंफ्यूज कर जाएं इस बाइपिरिडीन के साथ। ठीक है, तो जब भी कभी जो किसी भी लिगेंड का डबल फॉर्म कोई एग्जिस्ट करता है बाइपिरिडीन के नाम से, जैसे ये एग्जिस्ट करता है, तो उस वाले केस में भी हम बिस-ट्रिस यूज़ करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि एक बार जब तुम नाम लिख दोगे तो नाम से कंपाउंड बनाते वक्त कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है तो दैट मीन्स नाम प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा गया है।
तो यहाँ पर डाई अमाइन बेस हम लोग लिखते हैं बेस पेरिडीन, एंड देन फिर जिंक ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर 2। अब ये कोई सॉल्ट नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे बोलेंगे नॉर्मली यहाँ वर्ड जो यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा वो है दैट इज़ आयन। ओके, सो इस तरीके से हम लोग जो किसी भी कंपाउंड का नाम है वो लिख सकते हैं। अभी आयु पैक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इस आयु पैक को अभी हम पहले प्रैक्टिस कर आएँ, ठीक है। जो रूल्स हैं वो एक बार डाइजेस्ट कर लें, ताकि जो मॉडिफिकेशंस हैं छोटी वो तभी हम बात करेंगे जब पहले ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोग आयु पैक जो हमारा बचा हुआ है वो ख़त्म करेंगे, एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नॉर्मली मोटे मोटे तौर पर हमारा कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है वो 10 लेक्चर के आसपास के राउंड पर जाएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें एकदम ढंग से पढ़ने वाले हैं। इसलिए ही बेसिकली लेक्चर इतने लेंथ के अकॉर्डिंग 10 लेक्चर्स के आसपास रहेंगे, जिसमें प्रैक्टिस, अच्छे क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अभी तक जितना भी पढ़ा है कोऑर्डिनेशन वो रिवाइज करके ज़रूर आना है। ओके, थैंक यू।